नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। इस प्रस्तुति में मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। आइए एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करें कि इस बार लोकसभा के जो चरण हो चुके हैं, उसके बाद विश्लेषकों का विश्लेषण क्या है और खास तौर से जो सेफोलॉजिस्ट रहे हैं और अभी भी हैं, उनका क्या विश्लेषण है। ऐसे ही एक सज्जन हैं जिनका नाम है योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव ने एक विश्लेषण किया और उसके बाद फिर वो खासे ट्रोल भी हो गए। सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने एक वीडियो जारी करके ये दावा किया कि बहुत हद तक मुमकिन है कि बीजेपी अपने आप से 250 भी ना पार करे और समूचा एनडीए 272 हो सकता है ना पार कर पाए। पहले वो वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक देश का सबसे बड़ा सच पहुंचाना चाहता हूं जो आज दबाया और छुपाया जा रहा है। और वो सच ये है कि इस लोकसभा चुनाव ने करवट ले ली है। पिछले कई हफ्तों में मैं कर्नाटका गया, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, और 35 साल से चुनाव देखने के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में बीजेपी मेजॉरिटी नहीं ला रही। बीजेपी 272 से बहुत नीचे है और बीजेपी सहयोगियों के साथ एनडीए भी मेजॉरिटी से नीचे हो सकता है। यकीन नहीं होता? चलिए हिसाब कर लेते हैं। 2019 में बीजेपी को आई थी 303 सीट और अपने सहयोगियों के साथ एनडीए को मिला के आई थी 353। अब एक एक स्टेट में देखिए क्या नुकसान और फायदा होता है। कर्नाटका 28 में से 26 एनडीए के पास हैं और उन्हें कम से कम 10 सीट का नुकसान है। महाराष्ट्र में 48 पे 42 में बैठा एनडीए कम से कम 20 सीट हार रहा है। राजस्थान में और गुजरात में 51 में से 51 सीट इनके पास है। दोनों में मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान और हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और साथ में जोड़ लीजिए दिल्ली, इनमें मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान हो रहा है। अब आइए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड को मिला लीजिए। यहां ज्यादा नहीं, लेकिन इन तीनों में मिला के 10 सीट का और नुकसान हो रहा है। बच गया उत्तर प्रदेश, साथ में जोड़ लीजिए उत्तराखंड, मिला के पिछली बार 69 सीटें इनके पास थीं। यहां कम से कम 15 सीट का नुकसान है। और फिर बिहार 40 में से 39 सीट पे बैठी हुई एनडीए को कम से कम 15 सीट का नुकसान और है। कुल मिला के अब तक हो गया 90 का हिसाब। पूर्वोत्तर देख लें, पश्चिम बंगाल, पूरा नॉर्थ ईस्ट और साथ में जोड़ दीजिए जितने भी छोटे मोटे यूटी हैं, ज्यादा नहीं, यहां पे भी मिला के 10 सीट का और नुकसान है। यानी कि अब तक हमने देखा बीजेपी और एलाइज को 100 सीट का नुकसान, 75 का सिर्फ बीजेपी को और 25 का एलाइज को। लेकिन आप कहेंगे कुछ जगह फायदा भी हो सकता है। हाँ, तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना में मिलाकर बीजेपी को 5 सीट का फायदा हो सकता है। और आंध्र प्रदेश में चूंकि टीडीपी साथ है तो वहां सीधे 10 सीट का फायदा हो सकता है। टोटल कर लीजिए, बीजेपी को 65 सीट का नुकसान, एलाइज को 15 सीट का नुकसान। यानी कि अगर आज की स्थिति को देखें, ये मोटा गणित है, कोई एग्जिट पोल नहीं है, आज की स्थिति को देखें तो बीजेपी 233 पे 70 सीट का नुकसान, साथ में एलाइज को जोड़ दें, एलाइज को आएंगी 35 सीट आज के हिसाब से, यानी कि 268 मेजॉरिटी से एनडीए भी नीचे हो सकता है। कम से कम आज की तारीख में नीचे चल रहा है। मैंने कहा था मैं एक जमाने में भविष्य बताने का काम करता था, अब भविष्य बनाने का काम करता हूं। तो फिर आपको क्यों बता रहा हूं सेफोलॉजी? वो इसलिए कि इस देश का पूरा तंत्र, पूरा मीडिया, पूरा टेलीविजन चैनल्स और ये इलेक्शन एक्सपर्ट सब मिलके ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी जीत गई। और इसका असर क्या पड़ता है? आम व्यक्ति कहता है साहब मैं तो शायद नहीं दूंगा लेकिन आएगा तो मोदी। ये जो भावना बना दी गई है भाई आएगा तो मोदी ही ले देंगे, ये झूठ टूटना चाहिए, लोगों तक सच पहुंचना चाहिए। ये सच बताना मेरा काम है और आपका भी। शेयर जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि आपने देखा, ये था योगेंद्र यादव का वीडियो। इस वीडियो को भी कुछ दिन हो गए हैं और उसके बाद उनकी ट्रोलिंग होते हुए भी कुछ दिन हो गए हैं। अब 5 चरण के चुनाव के बाद योगेंद्र यादव अपना जो उनका विश्लेषण था
उस पर कहाँ अपने आप को देखते हैं और अपनी ट्रोलिंग पर क्या कहते हैं, क्या वो सही हैं या गलत हैं? बहुत सारे लोगों ने उनके पुराने वीडियोस या उनके पुराने दावे निकाल करके ये कहा है कि ये तो गलत हो जाते हैं हर समय। तो क्रेडिबिलिटी का एक मसला है इनके साथ, तो इनको नहीं सुनना चाहिए। तो 2019 में भी बीजेपी को हरा रहे थे। इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने के लिए आज योगेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत द रेड माइक में। पहले हमने आपका पूरा वीडियो चलाया ताकि दर्शकों को ये समझ में आए कि आपने दावा क्या किया था। और मैं आपसे बहुत सवाल पूछूंगा क्योंकि आपकी बड़ी खासी ट्रोलिंग हो रही है और आपका एक पास रिकॉर्ड भी उठा करके प्रस्तुत किया जा रहा है कि आपने 2019 में क्या दावे किए थे और कैसे वो नतीजे उसके एकदम विपरीत आए। तो सबसे पहले, आज इस वीडियो के रिलीज होने के कुछ दिनों बाद भी क्या आप अपने विश्लेषण पर टिके हुए हैं? जी संकेत भाई, देखिए मोटी बात मैं उस वीडियो में क्या कह रहा हूँ कि देश को ये जो बता रहा था 400 पार वगैरह, वो तो हवाई बातें थी। और मोटी बात उसमें जो अंडरलाइन की जा रही है वो ये कि बीजेपी को खुद मेजॉरिटी नहीं आ रही है। बीजेपी 272 से नीचे है, मेरी आज भी यही मान्यता है। और दूसरी बात मैं उसमें कह रहा हूँ कि ये भी संभव है कि एनडीए भी मेजॉरिटी से नीचे चला जाए। इन दोनों के बारे में पिछले 2 चरणों का चुनाव और होने के बाद, क्योंकि 3 चरण के चुनाव के बाद ये वीडियो मैंने जारी किया था। 2 चरणों के बाद थोड़ा-सा इसमें परिवर्तन हो सकता है। आज की तारीख में मैं कहूँगा शायद बीजेपी को 240 के करीब मैं समझूँगा, 240-50 वाली रेंज में रखूँगा। क्योंकि बीजेपी को इस बीच एनडीए को अप्रत्याशित गेन हुए हैं आंध्र प्रदेश से, और थोड़ा-सा बीजेपी को तेलंगाना में एडिशनल गेन हुआ है जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ऐसा हमारा अनुमान है, अनुमान की बात हम कर सकते हैं। तो आज अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि बीजेपी 240 के इर्द-गिर्द कहीं है, 250 से नीचे है। और एक बात मैं फिर दोहराऊँगा, बीजेपी को खुद मेजॉरिटी नहीं आ रही है, आज के अनुमान के हिसाब से। उस वक़्त मेरा अनुमान था कि एनडीए भी मेजॉरिटी से 5 सीट नीचे है। आज की तारीख में मैं शायद एनडीए को मेजॉरिटी से 5 संख्या ऊपर बताऊँगा। जैसे मैंने बताया, आंध्र प्रदेश में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। लेकिन ये जो मोटी खबर है कि ये जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि भई ये तो 2019 की रिपीट है, ये तो एक तरफ़ा चुनाव है, मोदी जी की आंधी है, ये बात सच नहीं है। मैं उस बात पे आज भी कायम हूँ। योगेंद्र जी, अब आते हैं ये जो आपने दावा किया और उसके बाद इसको आप कॉन्स्टेंटली आप ये कह रहे हैं रिवाइज भी कर रहे हैं आप चरण दर चरण, अपनी जानकारी ग्राउंड से जो जानकारी आपको मिल रही है उसके आधार पर, और उसमें आप एक करेक्शन भी अपने आप को करते हुए दिखा रहे हैं। ये कहां तक संभव है कि 7वें चरण के बाद योगेंद्र यादव बोलें कि नहीं भाई, अब मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि बीजेपी 272 पार है और एनडीए भी, क्योंकि क्योंकि मैंने अपने आप को रिवाइज कर लिया। देखिए, अगर कोई ऐसी ड्रामेटिक चीज़ हो जाती है, तब तो ज़ाहिर है कौन व्यक्ति कह सकता है कि मैं भविष्य में बदलूँगा नहीं, भविष्य में सीखूँगा नहीं, रियलिटी ज़मीन पे बदल जाएगी और मैं नहीं बदलूँगा। जैसे 2019 में, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, जब बालाकोट वगैरह हुआ, उसके बाद मैंने एकदम रिवाइज़ कर ली अपनी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि स्थिति बदल गई थी। अब ऐसी कुछ बड़ी घटना हो जाती है, तो उसका तो कौन पहले से कह सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, अब 2 राउंड बचते हैं। ये 2 राउंड, एक तो छोटे राउंड है, बहुत बड़े राउंड है नहीं। और दूसरा, इन दोनों राउंड में बीजेपी के लिए खोने को ज़्यादा है। पाने को जो सबसे बड़े स्टेट्स थे बीजेपी के, वो अब निकल चुके हैं। वो सबसे ज़्यादा बड़ी गुंजाइश आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही थी। इसके अलावा थोड़ा-सा गेन करने को बीजेपी के पास उड़ीसा में गुंजाइश है, और अगर करे तो बंगाल में गुंजाइश है, लेकिन उसकी अलग बात है। मुझे बहुत रेडिकल बदलाव इस स्थिति में होता आज की तारीख में दिखाई नहीं देता। हाँ, 2-5 सीट का तो ऊपर फ़र्क करना ही चाहिए। जब भी ऐसी सूचना मिलती है, सूचना से सीखना चाहिए हर व्यक्ति को, खुली आँख से, खुले मन से। मतलब अगर कोई अप्रत्याशित चीज ना हो जाए तो आपका विश्लेषण ये रहेगा कि बीजेपी 250 के आसपास, 240 250 के आसपास अपने अपने दम पर रहेगी, अगर कुछ अ, अप्रत्याशित नहीं हो जाता है तो। जी, मतलब जिसको कहते हैं ना बॉटम लाइन, एक चीज़ जहाँ मतलब लकीर खींच सकते हैं, वो ये कि बीजेपी स्वयं मेजॉरिटी नहीं ले रही। यही सबसे बड़ा दावा था मेरा उस वीडियो में भी, और मैं उस हम्म। दावे पे अभी तक कायम हूँ। अगर कोई बहुत ही कोई अनहोनी घटना ना हो जाए आने वाले 10 दिन में, नहीं तो मैं इस पे बिल्कुल कायम हूँ। अब आते हैं आपकी ट्रोलिंग पर।
तमाम लोगों ने आपको ये बोला कि ये योगेंद्र यादव जी हैं, ये किसान नेता भी बन जाते हैं, सेफोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं, राजनेताओं को भारत जोड़ो का पाठ भी पढ़ाते हैं, जाके फिर ममता बनर्जी के साथ साठ-गांठ करते हुए भी दिखते हैं मंच पर, और भी तमाम आपको उपाधियां दी गई हैं। ये आपसे छुपी नहीं होंगी, आपको मालूम होगा। मतलब सेफोलॉजिस्ट बाय डे, पॉलिटिशियन बाय नाइट, ये आरोप आप पर लगता रहा है। ऐसे में अब जो आप सेफोलॉजी कर रहे हैं, ये जो अनुमान या आकलन कर रहे हैं, ये क्या आपके राजनीति या राजनीतिक रास्ते से प्रभावित तो नहीं है? पहले आप सिर्फ सेफोलॉजिस्ट थे, अब आप और भी तमाम चीज कर रहे हैं। संकेत भाई, आपने देखा होगा और आपके शो पे भी मैंने कहा होगा, और हो सकता है सुन के आप बोर भी हो गए हो, मैं हर बार कहता हूं, मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। और राजनीतिक कार्यकर्ता के बतौर मेरा जो अनुमान लगता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसके कारण रख रहा हूं, उसके प्रमाण रख रहा हूं। और हर बार मैं कहता हूं कि आप मुझ पे विश्वास करने के बजाय खुद जांच क्यों नहीं कर लेते। उसके वीडियो के बाद भी मैंने कहा, वीडियो में भी मैंने कहा, खुद जांच कीजिए, है ना। क्योंकि अमूमन लोगों की ये धारणा होती है कि जो व्यक्ति एक बार राजनीतिक जिसका रुझान है, वैसे मेरे को लगता है कि काफ़ी लोग अपने आप को जो न्यूट्रल सेफोलॉजिस्ट बताते हैं, उनका भी राजनीतिक रुझान है। बेहतर हो कि अगर सब व्यक्ति अपने रुझान को सामने रख दें, वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि छुपा के न्यूट्रैलिटी के गाब में करें, लेकिन वो कोई अलग कहानी है। पहली बात तो कि मैं कतई एक बार भी, मतलब मुझे नहीं याद आता कि कोई ऐसा शो हो जिसमें मैं वैधानिक चेतावनी ना देता हूँ। नंबर 1, अगर मैं छुप के कहूँ कि साहब मैं न्यूट्रल सेफोलॉजिस्ट हूँ, ये मेरी बात सुन लीजिए, तो एक अलग है। दूसरा, क्या एक राजनीतिक कार्यकर्ता के मूल्यांकन को गंभीरता से लेना चाहिए? अब ये तो लोगों पे निर्भर करता है कि वो उसकी बात को कितना गंभीरता से लें। वैसे टीवी चैनल जब मोदी जी के मूल्यांकन को चलाते हैं 400 पार, जब टीवी चैनल इसको गंभीरता से लेते हैं, अमित शाह कहते हैं कि पहले 4 फेज में ही हमने 270 का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसका मतलब है बीजेपी को कोई 100 सीट का फायदा हो चुका है। मतलब इसको टीवी चैनल बिना हंसे बड़े साधारण तरीके से रिपोर्ट करते हैं और सवाल मेरे से पूछते हैं कि अरे शाह जी ने कह दिया। तो अगर उनको अपने मूल्यांकन रखने का अधिकार है, तो मैं समझता हूँ मुझे भी मूल्यांकन रखने का अधिकार है। और दूसरों की तुलना में फ़र्क ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने मूल्यांकन में और अपनी अपेक्षा और आशा में अंतर रखूँ। जब मेरी पार्टी स्वराज इंडिया ने चुनाव लड़ा था ना, 2019 में हरियाणा में हमने पूरा चुनाव लड़ा। उससे पहले हमने दिल्ली के इसमें दिल्ली की एमसीडी में चुनाव लड़ा। दोनों में, हरियाणा में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे पूछा गया आपकी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, और आप देख लेना मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था 0। हम्म। क्यों झूठ बोलें, ऐसी बातें क्यों कहें जो कि 2 दिन बाद मूर्खता की दिखाई देंगी, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ, और ये भी नहीं कि हर बार मैं कोई सेफोलॉजी करूँ, मुझे तो किसी से एक जमाने में प्रोफेशनली करता था। आज मेरे पे मजबूरी क्या है सेफोलॉजी करने की? कोई मजबूरी नहीं है। मैं केवल और केवल उस स्थिति में बोलता हूँ जहां मुझे लगता है कि अरे ये स्थिति बिल्कुल आंख के सामने ये दिखाई दे रही है, और मीडिया उसे छुपा क्यों रहा है, दबा क्यों रहा है, इधर उधर घुमा क्यों रहा है। पहली बार मेरे सामने संकट तब आया जब आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा 2013 में, आपको याद होगा। हम्म। तब मीडिया क्या दिखा रहा था? सर्वे करके कह रहे थे आम आदमी पार्टी को 4 सीट आएंगी, किसी ने कहा नहीं 2, किसी ने कहा मैक्सिमम 5। मैं वहां घूम रहा था, लोगों से बात कर रहा था, तो तब मेरे को मजबूरी में आके कहना पड़ा कि भैया मेरे पास जो अनुमान है इसमें शायद 33 आ सकती हैं, हो सकता है इससे कुछ कम आए। 28 सीट आई उसको, सब हम्म। चीजें रिकॉर्ड पे हैं, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। आम आदमी पार्टी दूसरा चुनाव लड़ रही थी, तब ये था कि नहीं ये तो कुछ अब तो भगोड़े साबित हो गए हैं, ये वो। दिल्ली में आंधी चल रही थी, मैंने कहा कि ये तो 57 सीट आ सकती है। मुझे पता नहीं आप खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे या नहीं थे। जब मैंने कहा हम्म। तो प्रेस के मित्र, सहयोगी, जर्नलिस्ट वो हंसने लग गए, योगेंद्र जी थोड़ा तो मतलब आप भी ठीक रेट लगाया करो। आप कह हम्म। रहे हो 57 सीट पार्टी को आएंगी। मैंने कहा भैया मेरे को दिख रही है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कंजर्वेटिव बात कह रहा हूं। आई कितनी? 67। हम्म। फिर मैंने ये सामान्य नहीं किया। 2019 के चुनाव में मुझे शुरू में 18 में जब ये हो चुका, जब किसान आंदोलन हुआ था, जब बीजेपी असेंबली इलेक्शन हारी थी,
उसके बाद मैं कह रहा था कि देखिए बीजेपी को 100 सीट तक कम हो सकती है, लेकिन जैसे ही बालाकोट हुआ उसके बाद मैं एकदम उसके बाद एक बार मैंने नहीं कहा कि बीजेपी हार रही है, क्योंकि जब जो मूल्यांकन चल रहा था उससे तो यानी मैं आपका बहुत सहमत नहीं। 2019 का मूल्यांकन बिफोर बालाकोट का था, ये आप कहना चाह रहे हैं? ये इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है ना, जो लोग हम्म, स्क्रीनशॉट बार-बार शेयर करते हैं, इतना चोरी और बेईमानी हमारे देश में चलती है सोशल मीडिया में। अरे हम्म, इनसे दिखाओ कि तारीख दिखा दो, उसमें क्या है? तारीख दिसंबर होगी। ये हम्म, इंडिया टुडे की एक कॉन्क्लेव थी, दिसंबर में थी या जनवरी में थी मुझे पता नहीं। उस कॉन्क्लेव में मैंने बोला था और बिल्कुल उससे पहले मैंने लेख भी लिखे थे ये बात कहते हुए। लेकिन ये सब प्री बालाकोट था। बालाकोट के बाद पुलवामा, बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद पूरे देश का माहौल बदल गया था और उसके बाद जो असेसमेंट किए जा रहे थे उससे असहमति का मेरे को कोई विशेष कारण नहीं था, तो मैं क्यों उसके बीच में फंसूं? यही बात कर्नाटका में हुई। कर्नाटका के अंदर दिखा रहे थे बीजेपी आगे, तो वहां सर्वेक्षण हुआ, वहां मुझे आके कहना पड़ा। यही बात तेलंगाना में हुई। जहां जहां मुझे लगता है कि जो बताया जा रहा है वहां, जब मैं देखता हूँ, इंपॉर्टेंट बात ये है संकेत भाई इसमें कि जहां मुझे लगता है कि देखो ये तो सर्वे का इस्तेमाल एक पॉलिटिक्स करने के लिए किया जा रहा है और आमतौर पे हम्म, बीजेपी को समर्थन करने वाली पॉलिटिक्स रूलिंग पार्टी के समर्थन में, उस जमाने में कांग्रेस के समर्थन में थी 2012 13 13 14 में। तो उसकी काट करने के लिए, एक छुपी हुई पॉलिटिक्स की काट करने के लिए ओपनली आके करना पड़ता है। नहीं तो हम्म, मेरी कोई इच्छा नहीं है सेफोलॉजी करने की। सेफोलॉजी हो गई, छोड़ दी, टाटा बाय बाय। ना मेरा प्रोफेशन है, ना जीवन में करने की मेरे को कोई खास इच्छा है। लेकिन हम्म, जब उसका इस्तेमाल किया जा रहा है मेरी आंख के सामने, पूरे देश का माहौल बिगाड़ने में, देश का माहौल को बदलने में, तो मेरी ड्यूटी आती है कि कम उस गुब्बारे को पंक्चर तो करूं, सच तो बताऊं। और हम्म, बताते वक्त मैं कहता हूं कि भैया मैं तो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूं, विश्वास मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए, चेक कर लीजिए। मैं हम्म, यही आमंत्रित करता हम्म। हूँ, तो मैं समझता हूँ ये मोटे तौर पे कोई बहुत बेईमानी या चालाकी का मामला तो है नहीं। योगेन यादव जी ने हम लोगों के साथ एक अपना रिपोर्ट कार्ड भी साझा किया है। मैं चाहता हूं कि उसको जरा स्क्रीन पर वो जो पीडीएफ फाइल है उसको हम दिखाएं और दर्शकों के ऊपर उनका ये जो वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड प्रस्तुत कर रहे हैं कब से है, योगेन जी आप जरा बता दें, जिसमें आपने चुनाव प्रिडिक्ट किए और उसमें आप कहां कहां सही हुए और कहां कहां गलत हुए। एक बार फिर से शुरुआत से ये दिखाया जाए, एकदम शुरुआत से। जी। देखिए ये जो पहली बार मैंने हालांकि मैंने पहली बार जीवन में एक एग्जिट पोल किया था हाँ, 1989 में चंडीगढ़ हाँ, चुनाव, द हाँ। ट्रिब्यून के लिए, जो 100% सही था, संयोग से, हुँ, कोई बहुत बड़ा हुँ, 30 मार्का वाला काम नहीं था। प्रोफेशनली एजेंसी के साथ जो सीएसडीएस की तरफ से हमने 1996 से, ये प्रोफेशनल जमाने के हैं जब मैं हुँ, राजनीतिक कार्यकर्ता उस लिहाज से नहीं था। हालांकि उस हाँ, जमाने में भी मैं समाजवादी जन परिषद का सदस्य था। हाँ। 1996 लोकसभा चुनाव से शुरू होके ये देखिए जहाँ गलती को लाल रंग से क्रॉस लगा के बताया। यानी कि गलती का मतलब 1998 यहाँ मध्य प्रदेश में आप गलत हुए। जी, जहां हमने सोचा था कि कांग्रेस चुनाव नहीं जीतेगी, लेकिन कांग्रेस जीत गई। ये 1998 का चुनाव अब मैं है। यहाँ दर्शकों को गलती बस ये सही का बता दूं, मतलब ये है। ये योगेन यादव जी ने ये जो पीडीएफ फाइल हमारे साथ शेयर की है, ये उनका असेसमेंट है कि कहां वो सही हुए और कहां वो गलत हुए। मैं ये दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं। अगर आपको ये लगता है कि योगेन यादव जी द्वारा साझा किया गया ये डॉक्यूमेंट ये सही नहीं है, तो मैं गुजारिश करूंगा और आमंत्रित करूंगा दर्शकों को भी कि वो कमेंट्स में ये चीज लिखें और फिर आगे किसी इंटरव्यू में हम वो सवाल योगेन जी से पूछेंगे, जिस पर मैं मैं आपको समझता हूं आप परिभाषा भी जवाब सही देने। गलत की बता दूं। मैं जी। सही गलत की परिभाषा भी बता दूं, जो कि हाँ। एक न्यूनतम रहता है कि डिड यू गेट द विनर राइट। चुनाव हम्म, में विनर कौन था, क्या आपने विनर ठीक बताया, वो हम्म, पहला होता है। दूसरी स्टेज ये होती है कि क्या विनर को आपने जितनी सीट आनी चाहिए थी आपकी रेंज में आई, हम्म। वो आ जाए तो मतलब बहुत, वो तो फिर बिल्कुल बुलजाई वाला मामला हो जाता है। तो मैं तो ऐसा कोई ये दावा वो नहीं है करता कि जिसमें आपने विनर को सही पकड़ा। जी जी बिल्कुल। अब योगेन जी मध्य इसी से प्रदेश। जुड़ा हुआ, नहीं इसी से जी जुड़ा जी। हुआ मेरा सवाल ये, इससे पहले हम आगे बढ़े, हाँ हाँ। आपके आज के आकलन के हिसाब से 250 बीजेपी और करीब 272 एनडीए में आपके हिसाब से विनर एनडीए ही है? यहाँ कोई स्पष्ट विनर नहीं हुआ। हाँ, एनडीए अगर विनर होता है, अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मान 2024 में। लीजिए अंतिम स्टेज पे आके मान लीजिए हमारा असेसमेंट है कि बीजेपी पिछली बार से नीचे आ रही है, लेकिन एनडीए फिलहाल मान लीजिए दिखता है कि
इंडिया गठबंधन से काफी आगे है और मान लीजिए वही निकलता है तो मैं इसे सही मानूंगा। ये अब आंकड़े आ रहे हैं एग्जैक्ट कि हमने विनर के लिए क्या संख्या प्रेडिक्ट की थी और एग्जैक्टली हम्म क्या था। ये केवल हम्म मेरी कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये सीएसडीएस संस्था थी, सीएसडीएस की। लोकटेक संस्था थी, बड़ी हम्म टीम काम किया करती थी। लेकिन ये जो आजकल चल गया ना कि भाई साहब, क्योंकि दिक्कत क्या है कि इस देश में मेमोरी कुछ होती नहीं है, किसी को कुछ याद नहीं रहता हम्म और कुछ भी चला दिया, साहब हमेशा ही गलत बताया है। और दूसरा ये भी होता था संकेत भाई, हमारे उस जमाने में ना वो डांस वगैरह करने का फैशन नहीं था। जब या पहले पे रोक लीजिए लोकसभा, लोकसभा जी हमने उस वक्त कहा था हाँ 160 से 164 सीट, हाँ जो भी विनर उस समय का अलायंस था उसके लिए हमने बोला था। 1996। 1996 ये देश में एग्जिट पोल हमने किया था, टेलीविजन पे हिंदुस्तान का पहला नेशन वाइड एग्जिट पोल। हमने कहा था विनर अलायंस को 160 और 164 के बीच में सीट आएंगी, आई 161। तो आज के जमाने के हिसाब से तो हमें स्टूडियो में खड़े होकर डांस करना चाहिए था, है ना। वो उस जमाने का ये सब चीजें थी नहीं, कर दिया, आगे बढ़ो भाई, अपना काम करो, है ना। तो ये सब मैं सिर्फ इतना कह रहा था क्योंकि इतना सब वो चला तो मैंने किसी साथी को कहा, मैंने भी कंपाइल नहीं किया है भाई, मैंने किसी हम्म साथी सहयोगी को कहा कि यार एक बार पूरा निकाल के उसको कागज हम्म, पे डाल क्यों नहीं देते, जी ताकि कम से कम फिजूल की बहसें बंद हों कि सही गलत क्या होता है योगेन इत्यादि। जी, ये जो चार्ट है इसको जरा एक बार प्ले करें। मैं सहयोगी से बोलूंगा कि इसको प्ले करें। इसमें जब तक आप सीएसडीएस में हैं, मैं देख रहा हूं कि वो आंकड़ा और उसके बाद फिर क्या नतीजा आया आप वो दिखा रहे हैं। एक रेंज आपकी और उसके बाद नतीजा क्या आया वो आप दिखा रहे हैं। लेकिन जब आप सीएसडीएस से हटकर और खुद अपने आप चीजों को कर रहे हैं और हाल फिलहाल खास तौर से, तो देखिए आपका जो स्पष्टीकरण है वो कितना लंबा हो गया। अब थोड़ा सा और ऊपर और उसके नहीं, बाद इसको यहां पर पॉज कर दीजिए। हाँ ये उसका देखिए कारण मैं बता देता 2019 हूँ। 2023 कर्नाटका मध्य प्रदेश राजस्थान। आप स्पष्टीकरण बहुत बड़ा बड़ा दे रहे हैं नहीं नहीं, और नतीजा क्या स्पष्टीकरण है। नहीं, क्योंकि वहां कोई प्रिडिक्शन है ही नहीं, इसलिए हम्म ये आप देखेंगे, ये पहले भी है 2014 में भी शायद ऐसा, 2019 में भी हम्म यही है। क्योंकि वहां पे क्या हुआ आप देख रहे हैं 2013 में, क्योंकि मैंने एक संख्या की फोरकास्ट की थी तो वहां केवल हम्म संख्या है ना। 2015 में एक संख्या की फोरकास्ट, तब मैं सीएसडीएस के साथ नहीं था, लेकिन मैंने हम्म एक एग्जैक्ट संख्या की फोरकास्ट की थी। उसके बाद संख्या की फोरकास्ट करनी बंद कर दी, है ना। हम्म और तो उसके बारे में जब फोरकास्ट है ही नहीं तो उसे तो केवल शब्दों में बयान किया जा सकता है ना। हम्म 2019 में मैंने पहले कहा था क्लियरली कि 100 सीट कम हो सकती हैं, उसके बाद वो करना बंद कर दिया। 2023 में कर्नाटका में मैं ये नहीं कह सकता मेरी फोरकास्ट थी, हालांकि मैंने हम्म उसको ओपनली बैक किया था, कहा था कि ये बिल्कुल ठीक फोरकास्ट है। 132 से 140 सीट की अभी एक्सप्लेनेशन लगेगी, लेकिन उतना तो बताना पड़ेगा। मैं तो नहीं कह सकता ना कि ईदिना मेरी कंपनी है, मैं हूँ, हम्म वो तो उन्होंने हम्म की थी, बिल्कुल सही निकला वो, है ना। और बाकी हम्म केसेस में ये केवल लेख है। अगर एक स्पष्ट फोरकास्टिंग हो तो उसको बताया जाए, जहां लेख है उसको तो शब्दों में ही बताना पड़ेगा ठीक है, ना। समझ गया। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे। अब 2024 के लिए आप लेखों के अलावा, मतलब लेख लिखने के अलावा बहुत क्लियरली फिगर्स दे रहे हैं। 2024 ने आपने बहुत क्लियरली एक फिगर दिया है और एक रेंज दी है कि बीजेपी 250 पार नहीं करेगी और एनडीए जो है वो हो सकता है 270 272। आज की रेट में आप उसको भी 272 के नीचे रख रहे हैं और आप ये कह रहे हैं आ, और दो एक चरण में ये थोड़ा सा रिवाइज होगा, लेकिन कोई अप्रत्याशित चीज ना हो जाए तो ये इसी रेंज में रहेगा। करेक्ट। मैंने आपको ये कहा कि आज की डेट में मैं एनडीए को अब मेजॉरिटी मार्क्स से 5 ऊपर समझ रहा हूँ। मैंने बताया ना आंध्र प्रदेश हाँ और तेलंगाना के बाद से हाँ आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछें तो एनडीए ऊपर हो सकता है, हालांकि इतना प्रिसीशन तो है नहीं। तो हम्म अगर मैं इतना, आप मेरे स्टेटमेंट को समझिए जिसके लिए मैं कमिटेड हूँ, जिसके ऊपर बाद हम्म में जाहिर है जवाब देंगे हम इस चीज का। नंबर 1, बीजेपी स्वयं मेजॉरिटी से नीचे चल रही है। ये अपने आप में बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि इस पे कोई टीवी चैनल और ये सब मानने को तैयार नहीं है इस बात को। सब तरफ हवा तो ये आएगा तो मोदी ही। अगर कोई कह दे कि मेजॉरिटी तो नहीं आएगी लेकिन सरकार बना लेगा मोदी ही, तो फिर एक अलग मामला है। पर ये नहीं कह रहे, सब लोग कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, मेजॉरिटी तो आएगी, 300 पार करेंगे, ये सब चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि ये प्रचार है। 272 सीट बीजेपी की नहीं आ रही, नंबर 1 बिल्कुल स्पष्ट ऑन क्लियर देयर कह ओन। रहा हूं। हम्म
नंबर 2, ये संभव है कि एनडीए भी मेजॉरिटी मार्क से नीचे चला जाए, लेकिन अभी उसके बारे में पक्का दावा नहीं किया जा सकता। कम से कम एनडीए जो है, आज की तारीख की रीडिंग के हिसाब से आप कह सकते हैं कि एनडीए भी 300 के नीचे रहेगा। ये 400 हम्म। पार वाले 300 से नीचे आ रहे हैं, ये बात आप कह सकते हैं मेरी तरफ से। ठीक है। अब 4 जून के लिए आपका समय मैं अभी से ही मांग दिए देता हूं, ताकि जब नतीजे आएंगे तो फिर आपसे आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आपने प्रिडिक्ट किया है ये सही हुआ है या नहीं। और जाहिर है, फिर उसके बाद जो ट्रोलिंग होगी या जो मुबारकबाद मिलेगी वो दोनों ही आपको, मुझे लगता है, सार्वजनिक जीवन कबूल में होनी चाहिए। हम्म। सार्वजनिक जीवन में संकेत ये तो होता है। मैं आपको एक वाकया बता दूं। सन हम्म। 2002 में मैं हम्म। सीएसडीएस में था। गुजरात में दंगे हुए थे, उसके बाद वहाँ चुनाव हो रहे थे। दंगों के बाद खुद घूमा था, प्रोफेसर डीएल शेठ, हम्म। आशीष नंदी और हम सब लोग घूमे थे। प्रोफेसर राजीव भार्गव भी थे और मैं इतना उदास और निराश होके आया था। उसके बाद जब चुनाव हुए तो हमसे कहा गया कि फ्रंट लाइन में एन राम उस वक्त फ्रंट लाइन के एडिटर थे। उन्होंने हम्म। कहा आप पोल कीजिए। पोल किया। मैंने उन्हें कहा था पोल करने से पहले मुझे लगता है एक तरफा चुनाव है। वो कहती सारे देश का इंटरेस्ट था। उन्होंने कहा नहीं पोल करते हैं। पोल किया और हमने कहा एक तरफा चुनाव है, बीजेपी कम से कम 2/3 वोट लेके आ रही, 2/3 सीट लेके आ रही है। अ, और एन राम ने कहा क्या तुम आर यू श्योर? मैंने कहा बिल्कुल श्योर हूँ, जो मैं कह रहा हूँ तो भाई गलत तो कोई भी हो सकता है लेकिन ये मेरी राय है। तो वो और देखिए एनराम को भी दाद देनी पड़ेगी, वो बिल्कुल लेफ्टिस्ट विचार के आदमी, लेकिन उन्होंने पूछा और उन्होंने एग्जैक्टली हूबहू हमारी बात को छाप दिया। और बहुत लोगों हम्म। ने एनराम को गाली दी कि देखिए एनराम भी तो कहीं निक्कर वाले निकले, ये छाप रहे हैं। मुझको तो सब तरह की गालियां दी कि ये देखिए गुजरात के दंगों का समर्थन करने चले आए हैं, क्योंकि इस देश में लोग इन दोनों चीजों में अंतर नहीं करते हैं कि आपका मूल्यांकन जो है वो कहीं ना कहीं आपके राजनीतिक पूर्वाग्रह की अभिव्यक्ति है। ये हर कोई व्यक्ति मान के चलता है कि आपका हम्म। बायस ही होगा। तो सब कुछ हुआ तो मैंने सर झुका के सुन लिया। बाद में परिणाम आ गए, लोगों ने कहा अच्छा तुम्हें पता लग रहा था क्या? तो भैया ऐसा दिख रहा था। ये दो हम्म। अलग चीजें हैं, इनमें अलग करना आमतौर पे हमारे देश में अभी भी पॉलिटिकल एनालिसिस उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है जहां हम इन दोनों चीजों को अलग करके एक खुल के व्याख्या भी कर सकें, है हम्म। ना? देश के 5-7 लोगों में ही मैं देखता हूँ कि वो इन दो, जिस प्रोफेसर सुहास पर्शिकर में देखता हूँ कि वो इन दोनों को अलग कर सकते हैं। हम्म। वो हम कर लेंगे तो इस देश का राजनीतिक समीक्षा एक अलग लेवल पे बढ़ जाएगी। बाकी आपने कहा कि ट्रोलिंग और गालियाँ और ये सब तो अब सार्वजनिक जीवन में आए हैं, तो ये तो होना ही होता है, लेकिन मैंने ये भी मेरा बोला है, उद्देश्य यहाँ बुकेज एंड ब्रिक बैट्स, मतलब अगर आप अब सही हो दोनों गए तो तारीफ भी आएगी, तो वो भी हाँ, अगर आपको वो भी मुबारक मैं हो। देखता हूँ, हाँ। सार्वजनिक जीवन में होने का ये होता है कि जो काम आपने नहीं किया होता उसकी तारीफ मिलती है और जो नहीं किया होता उसके लिए गाली भी पड़ती है। तो हम्म। ये दोनों हमारे सार्वजनिक जीवन का हिस्सा है। और देखिए हम्म। मैं फिर कह दूं, मैं किसी सेफोलॉजी के कंपटीशन में नहीं हूं। मेरे पास कोई एग्जिट पोल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन जब मुझे लगता है कि इतनी बड़ी विधा का इस्तेमाल और पूरा मीडिया मिलके एक तरफा इस देश में तस्वीर पेंट कर रहा है जो हम्म। मुझे गलत लगती है फैक्चुअली, तो फिर मेरा धर्म बनता है कि मैं खड़ा होके बोलूं कि ये गलत है। बस इतना ही है, इससे फालतू कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नमस्कार।